दोस्तों नमस्कार। द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ नामकरण के बारे में। विशेषताएं हैं, सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन है, नगरीय योजना, लिपि और नगर और नदियों के बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम कुछ चीज़ों को देखे थे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं नामकरण इसके बारे में, फिर जो है विशेषताएं देख लेते हैं, सामाजिक जीवन देखते हैं और इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं नामकरण की, ठीक है। कैसे जो है इसका नामकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया या फिर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति पड़ गई, तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक हुआ करते थे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे, पुरातत्वविद थे। तो उनके समय में ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई वगैरह हुई थी उनके निर्देशन में हुई थी। तो उन्होंने जो इसका सबसे पहले नाम रखा वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा। और वजह ये थी कि सिंधु घाटी के समीपवर्ती जो नदियां हैं या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। लेकिन आगे चल कर के होता यह है कि इस सभ्यता के नामकरण के विषय में विद्वानों में, पुरातत्वविदों में कुछ मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद के चलते जो है इसका नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। वजह यह था कि सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी, हड़प्पा की, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात रही नामकरण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये विशेषता है इसकी पहली जो हम देख रहे हैं, ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है वो है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक वो है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जो भी जानकारी मिलती है वो खुदाई से प्राप्त अवशेषों से मिलती है, उन्हें हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक वो है कि ऐसे अवशेष जिसमें लिखित सामग्री मिली हुई है लेकिन उन लिखे हुए बातों को पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, क्योंकि इसकी अपनी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, आगे हम देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसे पढ़ा नहीं गया। जिसने भी पढ़ने की अभी तक कोशिश की है वो असफल रहे हैं, तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ये लोग जो उपकरण बनाते थे, जो औजार बनाते थे, वो कांसे से बनाते थे। जो भी धातु कर्म इनके होते थे वो कांसे के द्वारा होते थे, कांसे पर ही होते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। तीसरी बात यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे विश्व की और सारी सभ्यताओं की अगर हम बात करेंगे, जैसे अपने ही वैदिक सभ्यता की हम बात कर लें तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और उसमें कृषि की प्रधानता थी। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें व्यापार की प्रमुखता थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। तो इनका जो सामाजिक जीवन था वो ऐश्वर्यपूर्ण था, धन धान्य से इनका जीवन भरा पूरा था। निवासी जो इसके थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया था या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जिन्होंने निर्माण किया था, वो भूमध्य सागरीय और द्रविड़ थे, ठीक है। जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह भूमध्य सागरीय थे, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि द्रविड़ थे। जैसे कि राखाल दास बनर्जी जो हैं वो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह द्रविड़ थे।
तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों समझ लेते हैं, भूमध्य सागरीय और द्रविड़ दोनों लोग थे। ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी पूजक थे। ठीक है, मातृशक्ति में इनका बहुत विश्वास था और ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। और ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों पर ये लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। खान पान की अगर बात की जाए तो ये जो लोग थे ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांसाहारी इसलिए क्योंकि इनका काम था मछली पकड़ना, समुद्री जीवों को शिकार के तौर पे ये लोग लेते थे, और कुछ फसलें भी उगाते थे जिसमें कि गेहूं है, जौ है, मटर है, तरबूज है इत्यादि। तो ये लोग ठीक है शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो क्या था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। ठीक है, प्रमुख फसलें थी इनकी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है गेहूं और जौ है। ठीक है, अभी तक जो है कुल 9 फसलों की खोज यहाँ पर हुई है, जिसमें से प्रमुख है गेहूं, जौ, मटर और तिल है। ठीक है, आभूषणों के शौकीन थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्री और पुरुष थे वह आभूषण पहनते थे। ठीक है, और चमूदड़ों से प्राप्त हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे, चमूदड़ों से प्राप्त हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। मोती वगैरह बीड्स बनाए जाते थे जिनसे गूंथ कर माला बनती थी और ये लोग माला वगैरह पहनते थे। ठीक है, तो आभूषणों के शौकीन थे। ठीक है, घर बनाने के लिए लोग पके ईंटों का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की जो भी खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो उसमें जो इमारत मिले वो पके ईंटों से बने हुए थे। तो ये लोग घर बनाने के लिए पके ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसमें बहुत सारी देवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं जो मुहरों वगैरह पर अंकित है। तो स्त्रियों की मूर्तियाँ और उनकी प्रतिमाएं अधिक मात्रा में मिलने के चलते ऐसा लगता है कि इस समाज में स्त्रियों की प्रमुखता रही होगी, इसलिए शासन और प्रशासन में भी उनका बहुत अधिक सहयोग रहा होगा, इसलिए ये समाज जो है मातृसत्तात्मक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस समाज में सिंधु घाटी का जो समाज था उसमें व्यापार की प्रमुखता थी। किसकी प्रमुखता थी? व्यापार की। ये लोग कृषि को बहुत महत्व नहीं देते थे, लेकिन व्यापार को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। ठीक है, जो आग में मिट्टी ये लोग पकाते थे, उस पकी हुई मिट्टी के लिए टेराकोटा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मनोरंजन की अगर हम बात करें तो ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और शतरंज जैसे खेलों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी सामाजिक जीवन को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन की हम बात करें तो खुदाई से प्राप्त जो है पशु के चिन्ह मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो ये लोग जो है पशु और वृक्ष की पूजा करते थे और मातृशक्ति में इनका विश्वास था। ठीक है, कुबड़ वाला सांड और श्रृंगी पशु, श्रृंग युक्त पशु मतलब कि सींग वाले पशु जो है पूजनीय थे। ठीक है, लिंग पूजा भी सिंधु घाटी समाज में प्रचलित थी क्योंकि यहाँ की खुदाई से शिवलिंग मिला हुआ है। तो ये लोग जो है शिवलिंग की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। मंदिर के प्रमाण जो है नहीं मिले हैं, इसलिए पता चलता है कि ये लोग मूर्ति की पूजा तो करते थे, लिंग पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों को ये लोग महत्व नहीं देते थे। मंदिर का महत्व इन लोगों के समझ में नहीं आया, इसलिए कहीं भी मंदिर होने का अवशेष नहीं मिला है। जो स्वास्तिक का चिन्ह है जो आज हमारे हिंदू समाज में पूजा जाता है या बनाया जाता है, जैसे शुभ लाभ लिख करके हम देखते हैं बना होता है, तो वो जो चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही देन है। अब हम बात कर लेते हैं इन लोगों के आर्थिक जीवन की। तो इनका जो आर्थिक जीवन था उसमें व्यापार की प्रमुखता थी। ये लोग व्यापार पर बहुत ही जोर देते थे। अब बात आ गई व्यापार की, तो जब व्यापार की बात आएगी तो वस्तुओं का व्यापार होगा, कहीं वस्तुएं भेजी जाएंगी, कहीं से वस्तुएं मंगाई जाएंगी। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से स्थान हैं जहाँ से ये लोग जो है वस्तुएं मंगाते थे और वस्तुएं भेजते थे।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ वस्तुएं हैं, एक तरफ जो है स्थान है। तो सोना हम देख रहे हैं मंगाते थे ये लोग कर्नाटक और अफगानिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी जो है राजस्थान में है, तो खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाते थे ये लोग तांबा। सीसा मंगाते थे राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान। गोमेद सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो है गुजरात में है हमारा। लाजवर्द मणि ये लोग बदख्शां जो कि अफगानिस्तान का एक प्रांत है वहाँ से मंगाते थे। टीन ये लोग ईरान, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, तो ये तो रही वस्तुओं के व्यापार की चीज़ें। अब कुछ चीज़ें नीचे हैं। तो ये लोग दशमलव तथा द्विभाजन पद्धति का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि जो ही हम चीज़ें पढ़ते हैं नंबर में, जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा करके पढ़ेंगे, तो ये लोग इस चीज़ से भी परिचित थे। ठीक है, और हाथी दांत के पैमाने का ये लोग इस्तेमाल करते थे। लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी का समाज था इसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। ठीक है, मुद्रा थी नहीं वैसी, तो ये लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है समाज में प्रचलित थी, और तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, और कपड़े की बुनाई ये लोग करते थे, क्योंकि तकली वगैरह भी मिला है खुदाई में, तो धागा बुनते थे और धागे से कपड़े भी बनते होंगे, ये अनुमान है। तो इसलिए कपड़े की बुनाई ये लोग करते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नगरीय योजना की। तो इनकी जो नगरीय योजना थी वो क्या थी, हम जानते ही हैं पहले से। यहाँ का जो समाज था वो नगरीकरण वाला समाज था, समाज का नगरीकरण हो चुका था। ठीक है, और भवनों में समानता थी। जो भवनें थीं उनके क्षेत्रफल में, ठीक है, साइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनमें समानता थी। ये ऐसा नहीं कि एक भवन जो है काफ़ी बड़ा हो जाए बाकी सारे भवन छोटे हो जाएं। ठीक है, कोई किसी तरीके कोई किसी तरीके का, जैसे आज के समय में हम लोग अपने समाज में देखते हैं। तो भवनों में समरूपता जो है देखने को मिलती है। और जो नगर थे वह 2 भागों में बंटे होते थे। तो एक होता था ऊपरी नगर और एक होता था निम्न नगर। तो ऊपरी नगर जो था वो दुर्गीकृत था, उसमें दुर्ग बने थे, बड़ी बाउंड्री बनी हुई थी जिसमें किले वगैरह थे, और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो लोग थे, ठीक है, जो शासन प्रशासन और नियंत्रण का काम करते थे वो कहाँ रहते थे, ऊपरी नगर में रहते थे। और जो निम्न नगर था उसमें छोटे भवन हुआ करते थे जिसमें आम जन जीवन रहा करता था, आम लोग रहते थे। ठीक है, नगर निर्माण के लोग ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। ग्रिड मतलब जाली, जाली में ताने बाने होते हैं और ताना बाना एक दूसरे को आपस में काटते हैं। तो इनकी जो सड़कें बनी होती थी वो बाइसेक्ट करती थी एक जगह से, जैसे कि एक सड़क को इधर से गई, अब इससे कोई सड़क निकल गई, कोई सड़क इधर से आई, कोई सड़क ऐसे चली गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रिड पद्धति का ये लोग नगर निर्माण में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इस सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं उनके जो द्वार हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गलियों की ओर खुलते थे। घरों में स्नानागार की व्यवस्था थी और जल निकास के लिए पक्की नालियां बनाई गई थी, पक्की नालियों की व्यवस्था थी। मात्र लोथल एक ऐसा नगर है, लोथल बस एक ऐसा नगर है इस सभ्यता का जिसका मुख्य द्वार जो है, ठीक है, वो सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि लोथल मात्र एक ऐसा नगर है जिस नगर के 2 दरवाजे जो थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये है नगर योजना के बारे में हम देखे हैं। अब बात कर लेते हैं लिपि की। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करने का ये तरीका अपनाते थे। इसमें जो है 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से लेकर 250 से लेकर 400 तक कुल चित्र इसमें बने हुए हैं। इन चित्रों को पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, और इसकी लिपि को हम पिक्टोरियल लिपि भी कहते हैं।
अब लिखावट की बात कर लें कि लिपि जो है लिखी कैसे जाती थी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र बना हुआ है, बीच वाला ये सर्पिलाकार चित्र बना है। तो लिपि जो है सबसे पहले शुरू की जाती थी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पहली जो लाइन है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है, सॉरी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जो दूसरी लाइन है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और इस लिपि के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो है गोमूत्री लिपि है, सर्पिलाकार लिपि है क्योंकि सर्प ऐसे चलता है, और एक जो सबसे इसका जो प्रमुख शब्द है वो है ब्रुष्टोफेदन, ठीक है। तो इस लिपि के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है ब्रुष्टोफेदन लिपि, इसे हम बोलते हैं। जो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इसे पढ़ने का काम किया था, भारतीय व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो भारतीय व्यक्ति थे वो थे नटवर झा, और नटवर झा से भी पहले पढ़ने का काम किया था वेडेन महोदय ने, जो एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, उन्होंने इसे पढ़ने का काम किया था, लेकिन असफल रहे। इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ये हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख नगर और नदियों की। जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थीं। जैसे कि चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे, ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो जो हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो नगर थे वो किसी न किसी, ठीक है, नदी के किनारे विकसित हुए थे या बसे हुए थे। तो नगर कौन कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। किस किनारे पर है, बाएं किनारे पर है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर है, ये ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है, ठीक है। अब एक शब्द जो है हम लोगों को यहाँ समझना है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो है मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द जो है वो है मुवनजोदड़ो, ये है जोदड़ो है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, परीक्षाओं में पूछता है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का ढेर, ठीक है। तो ये जो मुवनजोदड़ो जो शब्द है वह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, लेकिन पढ़ने में हम क्या पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, ठीक है। अब है चम्हूदड़ो, क्या है, चम्हूदड़ो। तो चम्हूदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, कोटदीची सिंधु नदी के किनारे है। नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं, ये पूरा जो बोर्ड पे लिखा गया है सब नोट्स की तरह ही हैं, तो अलग से नोट बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग अगर लिखते हैं तो याद भी होता चलेगा। तो जो कोटदीची ये कालीबंगन तक थे हम, तो कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी के किनारे है, कोटदीची सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर भादर नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और सोरतगोई काकचा नदी के किनारे है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो हिंदकुश पहाड़ियों के आसपास में है, ठीक है, समीप है, और अफगानिस्तान देश में है। तो उत्तरतम बिंदु में दो हम स्थान देखे थे, एक है सोरतगोई और दूसरा था मुंडीगाक। तो ये दो बिंदु हैं, सोरतगोई और मुंडीगाक, और नदी कौन सी है, काकचा नदी है, ठीक है। सुतकागेंडोर दास्क नदी है, सुतकागेंडोर जो है वो है बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। मांडा, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार था वो मांडा स्थान है, जम्मू कश्मीर प्रांत है, और
अखनूर जिला है, पिछले वीडियो में पढ़ा गया था, ठीक है। और नदी कौन सी है, चेनाब है। सबसे दक्षिणतम बिंदु हम देखते हैं तो वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है ये। जिला कौन सा है, मेरठ, ठीक है। तो ये जो थी महत्वपूर्ण बातें थी आज के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।